जी सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में रोग के लिए डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कितना आवश्यक है और कितना सहायक है? तो सर इसको स्पष्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आजकल का दो पक्ष है, एक रोगी का पक्ष है, एक चिकित्सक का पक्ष है। तो आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। पहला, बीइंग ए होम्योपैथ, मेरा पहला तर्क यही है। दूसरे तर्क में मैं कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे जो पैथोलॉजिकल चेंज हो रहे होते हैं, यद्यपि कि डॉक्टर केंट ने लेसर राइटिंग में लिखा है कि द पैथोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल फाइंडिंग कुड मिसगाइड अस, लेकिन अगर आप एक परफेक्ट होम्योपैथ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि पैथोलॉजी आपको मिसगाइड नहीं करेगी। क्योंकि कई बार पैथोलॉजिकल फाइंडिंग कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन जब आप ऑन द ग्राउंड ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम जाते हैं और प्रॉपर तरीके से जब आप केस को टैकल करते हैं तो वहां पे आपकी डायग्नोसिस कुछ और बनने लगती है। तो ये जरूरी होता है। दूसरा है कि इन सब जो मॉडर्न टूल और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको एक डायग्नोसिस बनाने में मदद आती है। यद्यपि कि होम्योपैथी रोगी का इलाज करती है, रोग का नहीं, लेकिन आगे के क्रम में प्रोग्नोसिस की फाइंडिंग, प्रोग्नोसिस बनाने के लिए, डायग्नोसिस को हेल्पफुल बनाने के लिए, प्लस पेशेंट को मैनेजमेंट बताने के लिए, पेशेंट को प्रिकॉशनरी मेजर बताने के लिए, और आगे के लिए जैसे प्रोग्नोसिस का है ना, व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, तो वो करने के लिए भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, जिसके आधार पे आप अपने रोगी को चेता सकते हैं कि बंधुअर, ये सावधानियां अभी समय रहते हुए आप बरत लें, अन्यथा आपको इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक में पथ कुपथ क्या है? और जैसे एक भ्रांत धारणा भी है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत परहेज कराते हैं, तो ये सर कहाँ तक सही है, इसको स्पष्ट करें। देखिए, होम्योपैथी का ये बड़ा भेग विषय है। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, पथ्य कुपथ्य होम्योपैथी में। ये वीडियो है, उस वीडियो में आप लोग अगर जाएंगे तो वहां से आपको बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। यहां पर भी हम अपने पक्ष को रख दे रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी में दो चीजें होती हैं। एक बात यह होती है कि आपने डिजीज डायग्नोसिस क्या बनाई है, आप पेशेंट का ही इलाज करते हैं, लेकिन एक लेवल पे एक डायग्नोसिस तो बनाते ही हैं, किस सिस्टम और कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पे। दूसरा, आप किस ग्रुप की दवा दे रहे हैं। तीसरा, आप कॉन्स्टिट्यूशन की फाइंडिंग कैसे कर रहे हैं। खास करके एवोगैड्रो की जो परिकल्पना है, जिसमें हाइड्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बोनाइट्रोजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीजनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके साथ में मियाज्मेटिक इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप पेशेंट का मियाज्म, क्योंकि आप देखते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू मियाज्म पेशेंट के फूड हैबिट्स बदल जाते हैं, उसके टेस्ट बदल जाते हैं। कैसे सोरिक पेशेंट को मीठा बहुत प्रिय है, तो साइकोटिक पेशेंट को तीखी चीजें बहुत प्रिय हैं, तो सिफिलिटिक पेशेंट को खट्टी चीजें और स्पाइसी चीजें बहुत प्रिय हैं। तो वो चीज कैसे स्वीट सॉल्ट सॉवर अकॉर्डिंग टू मियाज्मा कैसे बदल जाता है। और अगर श्रीमद् भागवत गीता में आप देखेंगे 16वें अध्याय में, तो उन्होंने बताया कि कैसे लोग किस प्रकृति के, यानी सात्विक प्रकृति के हैं, उनका प्रिय भोजन कैसा पसंद होता है, तामसिक प्रवृत्ति हैं उनका भोजन कैसा होता है, सात्विक राजसिक प्रवृत्ति के हैं तो वो कैसा भोजन, किस तरह का भोजन पसंद करते हैं। हमारे महात्मा हैनीमैन ने सोरा सिफिलिस साइकोसिस को इसी तरीके से डिफाइन किया। मे भी हो सकता है
कि महात्मा एनिमल गीता पढ़े हो। तो सबसे बड़ी चीज, ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। अब आप पहला डिजीज डायग्नोसिस ले लिए, पेशेंट ले लिए, मियाज्मेटिक इंटरप्रिटेशन कर लिए और कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन बना लिए, हाइड्रोजिनोइड है या ऑक्सीजनोइड है या कार्बोनाइट्रोजिनोइड है, मिक्स। तो उस आधार पर भी प्लस अब जैसे हमारी होम्योपैथी में कार्बन ग्रुप की दवाएं हैं, जैसे कार्बोबेज, लाइकोपोडियम, लाइकेसिस प्रभृत जो दवाएं हैं, इसको थोड़ा भी खट्टा अगर आप देते हैं तो उनके सारे कंप्लेन एग्रेवेट कर जाते हैं। यहां तक कि खटाई अचार की तो बात छोड़ दीजिए, नींबू तक, दही तक, जो एसिडिक मीडिया होती है जिसकी लैक्टोबैसिलस के कारण, तो वो दही भी देने से कार्बोवेज के पेशेंट को एग्रेवेशन होता है, लाइको के पेशेंट को एग्रेवेशन होता है, लाइकेसिस के पेशेंट को एग्रेवेशन होता है। ठीक इसी तरह से आप अपनी तमाम दवाओं को देखेंगे, जैसे थूजा मेडिसिन है जिसमें लहसुन प्याज इनिमिकल है, वैसे ही आप सैबाडीला पेशेंट को देखेंगे, लहसुन छू लेने मात्र से उसको कोराइजा हो जाता है। एलियम सीपा के पेशेंट को देखेंगे तो सलाद खाने से, खीरा ककड़ी खाने से उसको पेट दर्द हो जाता है। तो वास्तव में होम्योपैथी का जो परहेज का जो पक्ष है वो चिकित्सक को मेहनत करने का पक्ष है, क्योंकि मेडिसिन टू मेडिसिन, पेशेंट टू पेशेंट, डायग्नोसिस टू डायग्नोसिस परहेज अलग अलग हो जाता है। और उस आधार पे अगर थोड़ा चिकित्सक परिश्रम कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड परहेज ही रोगी को बताना होगा। लेकिन अब सब लोग चूंकि शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट में अब किस किस ग्रुप की कौन कौन सी दवाएं कितना कोई याद रखे। काली ग्रुप में मिल्क एंड मिल्क डिसएग्रीनेस रहती है, मिल्क प्रोडक्ट, तो वैसे ही तमाम सारी चीजें, तो उतना कौन अपने कौन हम मेहनत करने जाए। रोगी तो बेचारा आया है, इतना सारा कर ही रहा है, थोड़ा मेरा और लाद दिए हम अपनी जिम्मेदारी और वो और थोड़ा परहेज कर ले। लेकिन डॉक्टर नीलमणि घटक, जिनकी पुरानी बीमारियां उनकी चिकित्सा जो पुस्तक है, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी में भी है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ चिकित्सकों से कहा है कि आपका रोगी तो स्वयं ही बेचारा परेशान होके आता है, अपनी पीड़ा से व्यथित रहता है, वैसे में आप पथ्य रूपी एक और बोझा उसके ऊपर ना लाद दें, इसका ध्यान हर चिकित्सक को रखना चाहिए। धन्यवाद सर। सर ने बहुत, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सक कैसा होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।